ओपोनेंट्स के बारे में ज़रूर कहूँगा। ओपोनेंट्स जो हैं, ये वही लोग हैं जो इंडिया में कहीं भी नहीं चाहते, जो नीचे तबके के लोग हैं, वो कभी ऊपर उठें और उनके बराबर चलें। एक जी। बात ये है, तो उनको चिढ़ इसी से है जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो और अच्छा खाना खाते हो, अच्छी जॉब करते हो, उनको चिढ़ उससे मचती है। जब आप फटे कपड़े पहनते हो, उनके घर में काम करते हो, उनके टॉयलेट साफ करते हो, उनके खेतों में काम करते हो, तब आप ठीक हो। तो ये जो चिढ़ है, वो चिढ़ आज भी वो गली-सड़ी मानसिकता जो है, वो आज भी यूएस में उनके दिमाग में भर रखी है। एक कारण ये है। When we conducted this survey, it was very shocking for people. They said even conducting the survey is dividing people, and they intimidated and harassed us. Through it was like a nightmare. But we got this first data set, and it was pretty shocking. 1 in 4 Dalit people face physical and verbal assault. 1 in 3 educational discrimination, and 2 out of 3 workplace discrimination. दूसरा एग्ज़ाम्पल हमारे कुछ साथी ट्रकिंग बिज़नेस में हैं। ट्रकिंग बिज़नेस में होते हुए उन्होंने कुछ ऐसे डोमिनेंट कास्ट लोग भी हैं जिनको उन्होंने हायर किया था। तो जब वो डोमिनेंट कास्ट जो एम्प्लॉयी थे उनके, जब उनको पता लगा भी ये जो हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हैं या आदिवासी जी। कम्युनिटी के हैं या एससी कम्युनिटी के हैं, तो उनकी बहस जो है, उनके रेज़िस्टेंस से या काम करने का ढंग जो है बदलने लगा। और एक बार ऐसा मौका आया अभी वो दूसरी स्टेट में थे, टेक्सास है यहाँ एक और स्टेट, वहाँ पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी बहस हो गई, तो उसने बोल दिया भी हम चमारों के साथ चमारों के नीचे लग के काम नहीं करना चाहते। वो डोमिनेंट कास्ट का जो एम्प्लॉयी था, वो ट्रक वहीं पे छोड़ के आ गए। So you are the director of Equality Labs and you did survey on caste discrimination atrocities. What is your findings? डिस्क्रिमिनेशन मेरा खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और जैसे इस एसबी 403 बिल में हम काम कर रहे हैं, तो जिन-जिन साथियों से हम पूरे कैलिफ़ोर्निया में मिले हैं, तो उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है। जो मेरा एक्सपीरियंस है एज़ अ फ़िज़िशियन हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर क्या होता है, जब भी हमारे लाउंज होता है फ़िज़िशियन लाउंज, तो वहाँ पर एक बार ऐसे ही कोविड के दौरान बहस चल पड़ी। जैसे सो कॉल्ड जिनको अपर कास्ट माना जाता है या डोमिनेंट कास्ट जी। माना जाता है, वो लोग जो है वो हर बार कोई ना कोई बहाने से जो है रिज़र्वेशन पे टीका-टिप्पणी करते हैं और उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसा कोई ना कुछ कमेंट करते हैं। कैलिफोर्निया का जो बिल एसबी 403 है, वो कैस्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है और सारे जो यूनिवर्सिटीज़ या ऑफिसेस या हाउसिंग में जो डिस्क्रिमिनेशन कैस्ट अप्रेस लोग फेस करते हैं, जी। उस कैस्ट अप्रेशन को बैन करने के लिए ये बिल लाया गया है। और ये बिल के लिए हमें बहुत सपोर्ट मिला है। अमेरिकन से, हर तरह के लोगों से सपोर्ट मिला है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी राइटिंग कास्ट इन इंडिया में श्रीधर बी केटकर को कोट किया था कि इंडियन जहां भी जाएंगे कास्ट की समस्या को लेकर जाएंगे। और वाकई 21st सेंचुरी कास्ट हैज बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम। लगातार अंबेडकरनामा पर आप देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कैसे एंटी कास्ट मूवमेंट जो है वो तेजी से फैल रहा है। अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में एंटी कास्ट लॉ पास हुआ है सीनेट से और असेंबली से। अभी गवर्नर के साइन होने हैं और अमेरिका में ज्यादा एंटी कास्ट मूवमेंट ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा तेज है। एसबी 403 गवर्नर के साइन होने और लगातार अंबेडकरनामा पर आप ये सीरीज देख रहे हैं कि कैसे कास्ट हैज बिकम ए ग्लोबल प्रॉब्लम और कैसे उसके अगेंस्ट अंबेडकराइट्स ग्लोबली दे हैव बीन काउंटरिंग, उसको काउंटर कर रहे हैं। इस एपिसोड में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। माया कांबले, पहले अंबेडकरनामा पर आप सुन चुके हैं, निर्मल सिंह साहब हैं और तेनमोई सौंदराजन एंटी कास्ट लैब है उसके डायरेक्टर हैं और पूरा डिजाइन करने में, पूरा एंटी कास्ट लॉ जो बना है उसको डिजाइन करने में फोर फ्रंट पे रही हैं। निर्मल भाई वहाँ पे पूरे रविदसिया कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने में अम्बेडकर स्टडी ग्रुप चलाते हैं।
उसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। अभी फाइल अभी गवर्नर के ऑफिस में है, अभी साइन होना बाकी है, और तेनमोई सौंदरराजन और निर्मल सिंह साहब, they are on the hunger strike. So what is happening in USA, in California, about this anti-caste law? इसी के बारे में इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। 3 खास मेहमान के साथ ये खास एपिसोड आपके लिए। देखिए कि कास्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, और अभी हम यहाँ सनातन वर्सेस द्रविड़ पूरा डिस्कोर्स इंडिया में अभी चल रहा है। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसके वजह से बवाल मचा हुआ है। देखिए कैसे अमेरिका में हिंदू स्वयंसेवक संघ, जिसको आप आरएसएस यहाँ कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कैसे वहां काम करता है, और कैसे they have been trying to unite all Indians in the name of Hindu, बट कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन भी उसमें जारी है। तो ये जो वॉर, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर इंडिया में है, वो यूएस में भी है, इंग्लैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में है। ये ग्लोबल समस्या है, इसलिए इसका आंसर भी ग्लोबली होगा। वेलकम यू ऑल टू अम्बेडकरनामा। जय भीम। जय भीम। जय भीम। Jai Bhim. Sandarajan, did you see Ambedkarnama before? No. Yes, I have seen it, and I have friends who translate it for me because I am an English speaker. I speak English and Tamil. Okay. You cannot speak Hindi. I can bolo a little, and I can understand some. But I think that but I would prefer, if I could, to answer my questions in English so I don't embarrass Hindi Okay. our people. I'll take two questions maximum. So first of Sure. all, from Maya. Maya, can you speak Hindi? So Yes. Maya, बहुत लंबे समय बाद you are on Ambedkarnama. What is happening there? So पहले तो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सावित्री सभी को। जो यूएस में जैसे आपने बताया कि अम्बेडकराइट्स काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, और इसी काम का अभी जो नतीजा है वो है कैलिफोर्निया का जो बिल SB 403 है, वो कैस्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है, और सारे जो यूनिवर्सिटीज या ऑफिसेस या हाउसिंग में जो डिस्क्रिमिनेशन कैस्ट अप्रेस लोग फेस करते हैं, उस कैस्ट अप्रेशन को बैन करने के लिए ये बिल लाया गया है। और ये बिल के लिए हमें बहुत सपोर्ट मिला है, अमेरिकन से, हर तरह के लोगों से सपोर्ट मिला है। तो इस सपोर्ट की वजह से हम सेनेट में ये बिल पास हुआ मेजॉरिटी से, और पहली बार जब पास हुआ तब 34:1 मेजॉरिटी से पास हुआ, और असेंबली में भी बिल काफी ह्यूज मेजॉरिटी से पास हुआ, और सेकेंड टाइम 55:2 या। तो ये बिल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका महत्व ह्यूमन राइट्स है। ये सिविल राइट्स बिल है, ये ह्यूमन राइट्स को प्रोपेगेट करता है, तो इसमें ना कहने का कोई यही नहीं है। और ये बिल हर एक को प्रोटेक्ट करता है। ये बिल उनको भी, मतलब जो अगर उनका भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो भी केस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल सिर्फ अप्रेस कैस्ट के लोगों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन माइनॉरिटीज को, सबसे माइनॉरिटीज जिनके ऊपर अप्रेशन एक्चुअल में होता है, उनके लिए ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इसीलिए एग्जैक्टली अप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए ये बिल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा अप्रेशन तो हमारे ऊपर ही होता है, सबसे ज्यादा अत्याचार या सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन तो हम पर ही होता है। तो और ये डिस्क्रिमिनेशन यूएस में आने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। मैं 21 साल पहले यूएस में आई थी, यूनिवर्सिटीज में या वर्क स्पेसेस में, जहाँ पर भी भारतीय या साउथ एशिया या अलग अलग प्रांतों से जहाँ से भी आए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कास्ट का ये बोलबाला है, उनके लिए ये उनके तो डिस्क्रिमिनेशन दौड़ ही रहा है।
तो वो तो डिस्क्रिमिनेट करेंगे ही करेंगे हमें। right. तो उसको ये It is a खत्म mental, करेगा। it is a psychological mental problem, या cultural या problem. या तो दिस डिस्क्रिमिनेशन हैज टू एंड, और ये हमारी फाइट रही है ये। और पॉलिसी चेंजेस, जैसे बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, लॉज बनाए, उसकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ। अभी हमारा भी काम वही है कि पॉलिसी में चेंजेस लाएं ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। और कैलिफोर्निया तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, सबसे बड़ा और बहुत बड़ा स्टेट भी है। तो कैलिफोर्निया में ये हो रहा है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। और क्योंकि ये सेनेट और असेंबली से पास हो चुका है, और अभी बस इसमें एक ही चीज़ बाकी रह गई है, वो है गवर्नर का सिग्नेचर। ताकि वो, जब गवर्नर का सिग्नेचर हो जाएगा, ये लॉ बन जाएगा, और कैस्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कैलिफोर्निया में बैन हो जाएगा। जी। निर्मल साहब, आप लंबे समय से यूएस में हैं और इस पूरे डिजाइन में आप अंबेडकर स्टडी सर्किल चलाते भी हैं और यू आर लीडिंग दिस मूवमेंट। किस किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा है? जैसे वी हैव बीन ऑलवेज विटनेसिंग और फाइटिंग अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन हियर इन इंडिया। अमेरिकन सिविल सोसाइटी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। सो किस किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन आपने देखे वहां? तो मैं हाँ जी, धन्यवाद सर। जय भीम सभी को। तो जय हिंद। डिस्क्रिमिनेशन मेरा खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और जैसे इस एसपी 403 बिल में हम काम कर रहे हैं, तो जिन-जिन साथियों से हम पूरे कैलिफ़ोर्निया में मिले हैं, तो उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है। जो मेरा एक्सपीरियंस है एज़ अ फिज़िशियन हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर क्या होता है, जब भी हमारे लाउंज होता है, फिज़िशियन लाउंज, तो वहाँ पर एक बार ऐसे ही कोविड के दौरान बहस चल पड़ी। जैसे सो कॉल्ड जिनको अपर कास्ट माना जाता है या डोमिनेंट कास्ट माना जाता है, वो लोग जो है वो हर बार को कोई ना कोई बहाने से जो है रिज़र्वेशन पे टीका-टिप्पणी करते हैं और उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसा कोई ना कुछ कमेंट करते हैं। तो ओके। आई हैपन टू बी देयर एट दैट टाइम। मैं उस समय मौजूद था जिस समय वो जो डॉक्टर था सो कॉल्ड डोमिनेंट कास्ट का, वो वहीं पे था और उसको मैंने काउंटर किया भी ये आप गलत कह रहे हो। तो मैं आपके सामने आई बिलॉन्ग टू एससी क्लास एंड आई एम द प्रोडक्ट ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम। तो यहाँ पर अफ़र्मेटिव एक्शन कहते हैं, इंडिया में उसी को रिज़र्वेशन कहते हैं, तो मैं उसी का प्रोडक्ट हूँ, उसी के कारण मैं आज इस मुकाम पे पहुँच सका। तो ये कहना भी ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम इम्प्रूवमेंट नहीं लाता है लोगों की लाइफ़ में, ये बहुत गलत बात है। और जब उसको मैंने काउंटर किया भी आप लोग जो है, आपकी कम्युनिटी में जो अनदेखा जो है या या कह सकते हैं इम्प्लिसिट रिज़र्वेशन जो आप लोगों को मिलता आया है इतनी सदियों से, उस तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है? तो आप लोग सिर्फ़ एक ही कम्युनिटी को टारगेट क्यों करते हो? तो वो जो डॉक्टर था काफ़ी बौखला गया तब, तो उसके बाद वो महीना मुझसे बोला नहीं। तो महीने के बाद वो फिर थोड़ा हैंड वेव करने लगा, हाँ भी कैसे हो आप? तो उसके बाद ज़्यादा हमारी कभी इंटरेक्शन नहीं हुई। ये मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था। उसके बाद जब हम कम्युनिटीज़ को जितने भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं कैलिफ़ोर्निया में, जितनी भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ है, जब उनको यूनाइट करने का समय आया, तो हमने नॉर्थ से साउथ ट्रैवल किया और हमारी टीम है, जो जिसको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, हमारा है कैलिफ़ोर्निया स्टडी सर्कल है हमारा। तो जिसमें हम बाबा साहब के वॉल्यूम 2019 से हम इंग्लिश को पंजाबी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ओके। तो उसमें क्या हुआ, हमारी टीम जब बनी, तो वो टीम जब बनी उसमें जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े, वो कैलिफ़ोर्निया के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े। तो इसके कारण क्या था, कुछ लोग जैसे मैं साउथ कैलिफ़ोर्निया में हूँ, कुछ लोग बे एरिया में हैं, कुछ लोग सेंट्रल वैली में हैं, कुछ लोग नॉर्थ कैलिफ़ोर्निया में हैं। तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ भी जहाँ-जहाँ पे, क्योंकि हर नोडल पॉइंट्स है, जहाँ-जहाँ भी हमारे साथी थे अम्बेडकर स्टडी जी। सर्कल में, वो सारे ही एक्टिवेट हो गए। तो जब वो एक्टिवेट हो गए, वो आस-पास जितने भी उनके हमारी कम्युनिटी के लोग थे या जो भी अमन पसंद, शांति पसंद लोग थे, डोमिनेंट कास्ट के भी और हमारी
शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भी, वो सारे हमारे साथ जुड़ने लगे। तो जब उनसे हमने बातचीत की तो उनकी स्टोरीज हमें पता लगी। तो एग्जांपल्स कैसे है, एग्जांपल ऐसा है, हमारे एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के एक कह सकते हैं अभी ग्रंथी थे जो अरदास करते हैं गुरुद्वारे में या पाठ करते हैं। वो ऐसे डोमिनेंट कास्ट के टेम्पल्स में जब जाते थे तो वहाँ पर वो पाठ पूजा करते थे। तो वहाँ पे जब उनको पता लगा भी ये जो हैं वो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं और ख़ास करके रविदासिया बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने उसके बाद उनको बुलाना किसी भी प्रोग्राम पे बंद कर दिया। ये एग्ज़ाम्पल। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल, हमारे कुछ साथी ट्रकिंग बिज़नेस में हैं। ट्रकिंग बिज़नेस में होते हुए उन्होंने कुछ ऐसे डोमिनेंट कास्ट लोग भी हैं जिनको उन्होंने हायर किया था। तो जब वो डोमिनेंट कास्ट जो एम्प्लॉई थे उनके, जब उनको पता लगा भी ये जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हैं या रविदासी कम्युनिटी के हैं या ऐसी कम्युनिटी के हैं, तो उनकी बहस जो है, उनकी रेजिस्टेंस से या काम करने का ढंग जो है बदलने लगा। और एक बार ऐसा मौका आया भी, वो दूसरी स्टेट में थे, टेक्सास है यहाँ एक और स्टेट, वहाँ पे काम कर रहे थे। तो वहाँ पे उनकी बहस होगी तो उसने बोल दिया भी हम चमारों के साथ, चमारों के नीचे लग के काम नहीं करना चाहते। वो डोमिनेंट कास्ट का जो एम्प्लॉय था वो ट्रक वहीं पे छोड़ के आ गया। चलिए, अभी मैं तीसरा, आता हूँ सेकंड। हाँ जी, जी बताएं। हाँ जी, तो उसके बाद एक और हमारे फ्रेंड से जिनसे हमारी बात हुई थी, उनको जो है उनका कन्वीनियंस स्टोर था, जो ग्रोसरी स्टोर है या कन्वीनियंस स्टोर है। तो उसमें ये 10-15 साल पुरानी बात है, तो वो बहुत अच्छा चल रहा था। और जैसे-जैसे और इंडियंस आते गए उस एरिया में तो उनका बिज़नेस बढ़ने लगा। 6-7 जी। महीने के बाद जब लोगों ने उसमें ज़्यादा जानने की कोशिश की भी, ये क्योंकि इंडियंस का माइंड क्या होता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा लास्ट नेम क्या है, गाँव का नाम क्या है, उनका कारण क्या होता है, उनकी जात पूछनी होती है। जब उनको पता लगा भी ये भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का जैसी क्लास का है, तो तब उन्होंने उसके जो है उसके स्टोर पे जाना बंद कर दिया। और 6 महीने 9 महीने के बाद उसका स्टोर जो है ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे आ गया था और 1 साल में उसको बंद करना पड़ा। जी, Sundrajan, can you understand Hindi? Possible, it would be great. I'm actually Okay, fine. So you are the director of Equality Labs and you did survey on caste discrimination atrocities. What is your findings? What are your so findings? जी, So, yes. So I think what's really important for everyone who is watching to know is that, even though children of Ambedkar left to escape casteism and go to places like the United States, caste followed our communities. And for many years, when our people would share this experience, nobody would believe us because the stories were so shocking. Discrimination in the workplace, housing discrimination, and verbal and physical and sexual harassment and assault. So when we started to do this work in Equality Labs, we knew in order to kind of change policy and understand, you have to quantify what that violence is. And so we conducted one of the first surveys. And when we conducted this survey, it was very shocking for people. They said even conducting the survey is dividing people, and they intimidated and harassed us through it was like a nightmare. But we got this first data set and it was pretty shocking. 1 in 4 Dalit people face physical and verbal assault, 1 in 3 educational discrimination, and 2 out of 3 workplace discrimination. And that oh, data, yes, and that data has been built up even further by thousands of testimonies at this point by people all across the state of California and the United States who have shared their own intense experiences of discrimination. For example, we met this one Uber driver who lives in a housing complex with a dominant caste person. This dominant caste person found out he was Dalit, and he said to him, "How dare you immigrate here? Back at home, you would be cleaning our toilets, you'd be working our fields. I am going to effing kill you, and worse."
And he said this in front of his wife, in front of his child. And when he went to the police, he had to go 4 times to get some police report, because the police didn't understand it as a hate crime, because they Yes. didn't understand caste. So this severe discrimination is unlawful. It is a violation both of civil rights and of labor rights. And the problem for our community is we need the law to be clarified and made explicit, so that when we are coming with these crimes to government agencies, to HR, that we're not being turned away, like what happened in the Cisco case. And the thing to know about the lawfulness and the appropriateness to add caste as a protected category is even Cisco, who was sued on the basis of caste, while that case continues to be in mediation, they themselves have now added caste as a protected category. And in a blog post in 2020, they asked the legislature, please add caste as a protected category so we know what to do. So, and this is being backed up by major legal associations like the American Bar Association, the South Asian Bar Association, the National Asian American Pacific Bar Association, Asian Law Caucus, California Employment Lawyers Association. Never before in the country have we activated so many national and statewide legal associations who have said very clearly, not only is adding caste completely lawful, it is utterly necessary given the grave discrimination. And that ultimately is what Ambedkar's, inheritance is for all of us. The opposite side may use bigotry, may use physical violence, may use some form of intimidation. But Ambedkar always went with dignity and the law. And that is what Ambedkar's children are doing right now in California. We are doing everything that we can with the purpose of dignity and the law to free all people from this scourge of violence. And that's one of the reasons why Dr. Nirmal and I are anchor strikers for this hunger strike. We want to remind people. I'm coming to the point next. So you did find you did get a lot of support from different corners, right? Absolutely. Then who are opposing this move? Can you tell us about them? The people who oppose this bill are people who want to preserve the right to discriminate. That's it. They want to preserve the right to discriminate, because again, the bill only targets those that discriminate. If you do not abuse anyone, if you don't harass anyone, if you don't discriminate on the basis of caste, you will not be targeted by this bill. But the disinformation, the violence, and the bigotry, this is something we not only know very well in India, but we also know in the US. Every time you fight for civil rights, you will strike a nerve. In the United States, Emmett Till was murdered by white supremacists who didn't want to see the law change. Black bodies were lynched and hanged and raped. Churches were bombed because white people did not want to share space with Black people and give Black people equal rights. So is it surprising when caste oppressed people are saying all we want is freedom of discrimination and equal opportunity, that you will see an opposing group moved by fragility and fear that oppose this group through disinformation and political violence? But this bill even protects them. And like Ambedkar, we are rooted in the law. We don't need to sink to any low levels and resort to their tactics. All we have to say is the law is on our side, and we are here to heal our community and to move from a place of love. And that is something that, even as we say this, our movement, we actually have lots of Hindus. We have lots of upper caste people. We have people from every racial and civil rights corner, because again, it is a no-brainer. We are in the United States. Nobody wants caste discrimination here. So the fact that we've exposed it, and we're asking for a remedy, that makes people tremble who have been discriminating and harming people for a very long time. But hopefully they will de-escalate, and they will also come to the table around the law, because ultimately the law protects everyone. Right. निर्मल साहब, यहाँ तो चलिए संघ अभी सत्ता में, राइट विंगर्स आर इन द पावर,
in the center, and they have almost captured the all institutions. अमेरिका में कैसे काम करता है? हिंदू स्वयं सेवक संघ, नाम सुना है? थोड़ा जानता भी हूँ इसके बारे में। यू हैव गॉट, वो जो सवाल मैंने पूछा है चंद्राजन से, वही सवाल है कि अमेरिकन सिविल सोसाइटी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन आवर्स। तो वहां पर इतना मैसिव सपोर्ट मिला, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपोज करने के लिए, कौन लोग थे, जरा उसके कैरेक्टर के बारे में बताइए। जी, वही सवाल आपसे। हाँ जी, तो क्योंकि मैं SB 403 तक ही अपने आप को सीमित रखूँगा, चाहे कोई भी ग्रुप है उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। ओपोनेंट्स के बारे में ज़रूर कहूँगा। ओपोनेंट्स जो हैं, ये वही लोग हैं जो इंडिया में कहीं भी नहीं चाहते, जो नीचे तबके के लोग हैं, वो कभी ऊपर उठें और उनके बराबर चलें। एक जी, बात ये है, तो उनको चिढ़ इसी से है जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो और अच्छा खाना खाते हो, अच्छी जॉब करते हो, उनको चिढ़ उससे मचती है। जब आप फटे कपड़े पहनते हो, उनके घर में काम करते हो, उनके टॉयलेट साफ करते हो, उनके खेतों में काम करते हो, तब आप ठीक हो। तो ये जो चिढ़ है, वो चिढ़ आज भी, वो गली-सड़ी मानसिकता जो है, वो आज भी यूएस में उनके दिमाग में भर रखी है। एक कारण ये है। ये दूसरा कारण जो है, वो ये है क्योंकि इंडिया में जो है, डोमिनेंट कास्ट के हाथ में सारा पूरा ही तंत्र उनके हाथ में है। तो वो जैसे चाहते हैं वैसे चला सकते हैं। कानून की उन्होंने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। कानून कहीं भी जो है, उसको जैसे बाबा साहब ने कहा था, तो उस हिसाब से तो कुछ चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो है कानून चलता है और कानून से ये भी डरते हैं, और अब इनको डर ये है, सता रहा है अभी, अगर ये बिल आ गया है तो सभी को पहले तो कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है, उस पे बहुत बड़ी चोट लगेगी। कोई भी हिम्मत नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेट करने का। तो उनकी जो पोजीशन है, वो जो अपने आप को ऊपर समझते हैं, अभी हम डोमिनेंट कास्ट के हैं या अपर कास्ट के हैं, वो ऐसा जो लेवल है, वर्टिकल लेवल, अब वो बराबर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सारे एक लेवल पे आ जाएंगे। वो उनसे जो है, उनसे जरा नहीं जाता। तो वो जो चीज है, अभी एक ही ये बिल ने जो सभी को बराबर कर देना है और कोई भी किसी से जात पात के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ये जो चीज उनके डर में बहुत एक बड़ा उनको जो है एक चोट लगी है। तो उनका जो पूरा जात पात के आधार पे जो सिस्टम है, उसकी जड़ों पे ये एक बहुत ही बड़ी चोट है। तो इसलिए वो ओपोनेंट्स वही हैं, और वो है भी कुछ ही ओपोनेंट्स हैं। पर बात यही है भी, वो लोग जो हैं यहाँ पर यूएस में आके 100 साल, 120, 130 साल से वो यहाँ बस रखे हैं। उनके उस इतने सालों के रहने के बावजूद भी उनके दिमाग में जाति का जो घमंड है, वो आज तक गया नहीं है। और अभी जो है, इससे जो है, वो सारे ही तिलमिला उठे हैं। अभी अब जो है, उनका जो स्टेटस को है, जहाँ पर वो अपने आप को खड़ा देखते थे, वो तहस-नहस हो जाएगा इस बिल से। सारे ही बराबर आ जाएंगे, कोई भी जात पात पे आधार पे निर्मल डिस्क्रिमिनेशन नहीं भाई, एक कर सवाल पाएगा। आखिरी आपसे पूछ रहा हूँ और उसके बाद एक छोटी सी टिप्पणी सौंदराजन से एंड आपसे, कि 100-200 साल, 150 साल जो पहले गए, उनके बच्चों को तो इंडिया क्या है पता भी नहीं होगा, लेकिन जाति उसको पता है। हैं? ये बात है। हाँ जी, जाति उनको पता है। देखो, वो बच्चे जो हैं, एक तरह कन्फ्यूज्ड माइंड सेटअप में रहते हैं, क्योंकि वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता। स्कूल में, अब मेरी बेटी फर्स्ट ग्रेड में पढ़ती है, पहले में पढ़ती है, वहाँ पे उनको सिखाया जाता है, भई किसी को भी तुम दूसरा है, नफ़रत नहीं करोगे, चाहे ब्लैक है, चाहे व्हाइट है, उसको बराबर ट्रीट करोगे। तो अब उसको हमने अपनी बेटी को बताया भी, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही कहा है कि किसी को भी तुम ऊँचा या नीचा ट्रीट नहीं करोगे, सभी को इक्वल ट्रीट करोगे, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे कोई भी है इंडियन ओरिजिन से, उसको तुम, चाहे वो इंडियन ओरिजिन है, चाहे यूएस ओरिजिन है, किसी से भी भेदभाव नहीं करोगे, ट्रीट एवरीवन इक्वल। तो ये तो सीखते हैं बच्चे स्कूल में। जब वो घर जाते हैं, तो उनका जो पेरेंट्स जो हैं, उनको वो वही सिखाते हैं, देखो हम इस जात के हैं, हमारा जो स्टेटस है यहाँ पर है, और तुम कभी भी जो नीचे मानने वाली जात है, वहाँ पे जो है जी, लोग रहते हैं, उनसे जो इंटरेक्शन कम रखें।
तो बच्चे जो है बहुत परेशान रहते हैं। अभी पेरेंट्स कुछ कहते हैं, स्कूल में कुछ कहते हैं, तो वो कुछ बच्चे So जो है बहुत अभी they are producing confused generation. Sandrajan. conflicting evidences. Kids are taught different equality in school, but different ideology at home. Right. I think this becomes very important for us. हमारी टीम का ये next step यही होगा अभी, जो so called dominant caste के बच्चे हैं उनको भी सही शिक्षा दी जाए और उनको भी एजुकेट किया जाए। भी जो कास्ट है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उनको भी साथ लेके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे खत्म किया जाए। Sandrajan. So what Nirmal said is this caste Hindus, upper caste Hindus, they are producing confused generation. They are being taught equality in the schools and inequality at the home. I would say, Professor Saab, I think I would not use only Hindus, every dominant caste, irrespective of any religion. Caste Hindus, I said caste Hindus. Yeah. Caste Hindus. So you tell me, Sandrajan, these Indians, are they taking benefits of diversity in USA? Benefits of being Asian, and at the same time, they are discriminating against their fellow Indians, the lower caste Indians. It is a paradox kind of thing. So I don't think it's actually a paradox. I think that what happened is that we all immigrated here and became racialized as South Asians. But this one group of people that has discriminated against minorities for many years just continued their practice of discriminating. And the irony of it is that we are able to immigrate to the US because of affirmative action policies won by the 1967 Civil Rights Act. So we are actually all affirmative action beneficiaries coming to the US. And we built our ability to migrate on the backs of Black people that resisted and built a pathway for freedom for all of us. That's why it's so absurd when they come into institutions and then they work against affirmative action and they work against other Black and brown communities. And they, you know, some of the most offensive language that they've said is that they celebrated the loss of affirmative action that just happened in the Supreme Court decision. And then also they call us, you know, woke and critical caste theorists and then make fun of critical race theory. But in fact, critical race theory is actually what is the foundation of our ability to be here. But to me, I think that, you know, the challenge I feel, what I see in these communities is that you have a very small group of people that are ideologically driven, that are driven by their need to preserve the right to discriminate. And then you have actually a whole bunch of second generation dominant caste people from all different religions who are like, we don't want this old country politics. Let us just be American. Let us just live our lives. And so everybody is disgusted by the bigotry that's being exposed through these campaigns. Because again, this is a fairly normal bill. The bill doesn't cost the state anything. There's actually widespread consensus at federal, municipal, and state governance that caste is covered. The only people who are rising to oppose this are people who have always been opposed to caste oppressed people coming forward and exerting our rights. Because you have to keep in mind that some of our opponents for 20 years have been working to remove caste from textbooks, wanted to erase Dalit, even the word Dalit, and asserted for many years that caste did not exist in the US, but also didn't exist in India. Okay. It exists in mind. It exists in mind. Not only that, but at the same time, we are seeing sexual trafficking cases by dominant caste landlords who are trafficking young girls to be their sex slaves. That was actually the first case in California, the Lucky Bali Reddy case in the year 2000. And what that
family did to torture those girls and those workers was absurd. They sent gunmen to the safe house of the witnesses. They intimidated the city of Berkeley. They tried to get the attorney decertified from the city of Berkeley. Very few people wanted to translate or do any social work for those survivors because of intimidation from the family. The same lawlessness and impunity we see in India, they wanted to do in the US, and they tried to, but they failed, and we got a conviction. And now what we're seeing is, because the caste oppressed community has built relationships throughout all of the civil rights movement, we are starting to see cases, because our defendants are starting to, the people from our making complaints are feeling strong because we are more assertive. Every time a case comes up, again, the same people that want to preserve the right to discriminate come and try to intimidate those complainants. So the thing is that we have to And fight for our rights. And that's Sandharajan, the I remember I did few episodes on temple issues. It was perhaps in New Jersey, Babs Temple case, correct? Swaminathan Temple. Yes, yes. What happened to that case? Case is still going. It's actually with the FBI, and also that originally started with one religious institution in New Jersey. Now it's gone to 5 different temples across the country, hundreds of workers, and they actually even brought out this statute called the RICO statute. And the RICO statute, which stands for racketeering and trafficking, it was originally developed for the mob. Okay. But what they're saying is that these employers at these different institutions operated like an organized crime ring to intimidate and traffic these caste oppressed workers, because they were paid $1 an hour. Their passports were seized. They were called worm and forced to live in trailers and other just uninhabitable conditions. So that case is ongoing. It's with the federal government, and it's, the workers are very brave and holding strong. But again, every time these cases come, disinformation, intimidation of the complainants. And why? If you are a true civil rights organization, let the case actually continue. But instead, people that want to preserve the right to discriminate, intimidate, and harass Dalit civil rights organizations and Dalit civil rights survivors who are bringing up their cases. That tells you their bad intention. They are not here for civil rights. They are here to preserve the right to discriminate. Oh, so whenever there is a case, just inform me. We will do an episode over this. So last question from both of you. So it is passed by the Senate, the Assembly, and still the signature of the governor is required. I'm right? So why both of you are sitting on a hunger strike? So I think that it's important to know, in the US, we have a very long tradition of hunger strikes being used by civil rights movements to bring the focus back to the moral clarity and to the courage of what is required to make such enacting civil rights change. And for our community, it is very shocking to see a hunger strike in the United States for this reason. But the thing is that we are fasting for those that cannot speak. And some of the testimonies that we have heard have been so horrific. We spoke to this one family in the Bay Area. They are a Dalit family living in this housing complex. They were being tortured by the dominant caste neighbors. They went up to this Dalit father. They called him Blackie, and they would go like this. They would make like and say that they were going to cut off his balls and slash their tires in order to try to move them out of the complex. Cases like this, people, the reasons why we're fasting is to remind people what are the stakes if this bill doesn't pass. We don't want any more people to lose their jobs because of caste. We don't want any more people to lose their homes or become unhoused because of caste. And we don't want any more physical and verbal and sexual assault and harassment for the purposes of caste. And yet, even by simply saying this truth, we have faced unending physical harassment and intimidation and violence. So for the California government, we are rooted here in love and empathy, and we are hoping this fast reminds ourselves we are stronger together if we are united,
and that we are here out of a commitment to Right. love and empathy as Ambedkar's children. Because wherever caste comes, Ambedkar's children will arise to defeat it. We are here to extend our support to you. So just go ahead. निर्मल भाई, concluding remarks थोड़ा summarize कर दीजिए. हाँ जी, एक तो जो आपने जो लास्ट क्वेश्चन था उसका मैं आंसर देना चाहता हूँ। जो हंगर जी. स्ट्राइक है, ये इंडिया की तरह हंगर स्ट्राइक नहीं है, अभी हमारा कोई पॉलिटिकल टैक्टिक नहीं है। ये एक यहाँ पे जैसे बहन थरमोनी बता रही थी, सिविल राइट्स में ये हुआ है, जब भी फोकस लोगों का बिखरा है, क्योंकि ओपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है, अभी लोगों का जो फोकस है दूर-दूर जा रहा है। तो ये हंगर स्ट्राइक या फास्टिंग का कारण यही था, ताकि लोगों को वापस उसी पॉइंट पे लाया जाए। ये जो बिल है एसबी 403, ये सिविल राइट बिल है, ये नागरिक सुरक्षा का जो बिल है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो इसका गवर्नर से साइन करने का कुछ लेना देना नहीं है। गवर्नर का अपना प्रोसेस है, वो साइन करेगा। हमारा फोकस है, हम लोगों को वापस लेके आए, अपना फोकस रखें, एकता बनाए रखें और वेट करें जब गवर्नर साइन करेंगे। और दूसरी उम्मीद हम यही करते हैं, अभी जितना भी हो सकता है, जो हमारे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, अंकल आंटी जितने भी इंडिया में हैं, वो हमें अपना आशीर्वाद भेजें, अपना प्यार भेजें, अपनी सपोर्ट भेजें और हम ऐसे ही डटे रहेंगे जब तक ये बिल पास नहीं होता है। तो जी, AmbedkarNama is here to extend support to you. So just धन्यवाद सर। keep fighting. थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आप सभी का। और दोस्तों, अमेरिका में कैसे होता है जातिवाद, कैसे कास्टिज्म वहां पे काम करता है. The upper caste people, they demand civil right for them, but inequality for the Dalits. So this is a kind of mindset, attitude आप भारत में भी देख सकते हैं. यहाँ तो और कुछ ज्यादा है, यहाँ तो उस तरह के कानून भी नहीं है और यहाँ लड़ाई दूसरे तरीके से. अमेरिका में चूंकि सिविल राइट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग रहा है 60s से ही, इसलिए वहां पे कई तरह से आपको सपोर्ट मिलते हैं. लगातार अम्बेडकरनामा पे इस तरह के एपिसोड आप देखते रहते हैं. नेक्स्ट टाइम जब भी अमेरिका में कुछ होगा, एंड आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू, so whenever there is a case, just give me a message. We will hold a story on this. Shukriya, thank you, thank you very much. थैंक यू। जय भीम। Jai Bhim, Jai Savitri. Bye, everybody. Jai Savitri, bye.